बैरागढ़ की दाता कॉलोनी, न यहाँ सड़क है और न पानी, और सिर्फ आश्वासनों में जी रहे रहवासी। लेकिन अब रहवासियों का गुस्सा फूट चुका है और जल्द ही किसी बड़े आंदोलन की चिंगारी यहाँ सुलगने वाली है। मोहल्ला सुधार समिति और रहवासियों के बीच सरकार और नगर निगम व पार्षद के खिलाफ बड़ा जन आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। ये चिंगारी कब आग का रूप ले ले किसी को पता नहीं। अगर नगर निगम इन सुविधाओं को दुरुस्त कर देता है तो शायद ये चिंगारी सुलगती ही नहीं। जब से दाता कॉलोनी बनी है तब से यहाँ पर डेवलपमेंट भी हुआ था, जो हमारा सोसाइटी का अध्यक्ष था, डेवलपमेंट भी हुआ था। लेकिन बीच में क्या हुआ, यहाँ सड़क बनाई गवर्नमेंट ने। उस वक्त कमिश्नर जो थे उन्होंने बोला था आपको इस सड़क के एवज में आपको पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, सड़क भी देंगे, लेकिन वो वादे से मुकर गए। हमारे से ये गलती हुई, हमने उनसे लिखित में नहीं लिया। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। और अभी क्या, जो हमारे चारों तरफ कॉलोनियाँ हैं उनमें पानी भी है, बिजली भी है, सड़कें भी है, लेकिन खाली दाता कॉलोनी है जहाँ न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कम से कम पानी और सड़क तुरंत हो जाए हमारा, जिसके लिए हमने अध्यक्ष नगर निगम को भी दिए आवेदन, MLA को भी दिया, पार्षद को भी दिया, आयुक्त नगर निगम को दिया। सुनवाई नहीं। CM हेल्पलाइन में भी शिकायतें दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं है। काफी समय से करस्पॉन्डेंस। तो हम क्या सभी पढ़े लिखे यहाँ पर, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो जिससे व्यवहारिकता में फर्क आ जाए गवर्नमेंट और हमारे बीच। हाँ, जब जन आंदोलन हो जाएगा फिर उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। यहाँ जन आक्रोश बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और यहाँ जो है धरना प्रदर्शन की बातें भी हो रही हैं। यदि कॉलोनी की समस्याओं का समाधान नगर निगम और शासन द्वारा शीघ्र नहीं किया गया तो यहाँ जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। दूसरी बात यह है कि ये कॉलोनी सन 2001 में पूर्ण रूप से डेवलप होकर नगर निगम को हैंडओवर के लिए दे दी गई थी। नगर निगम से कहा था कि भाई आप कोई कमी हो तो, इस कॉलोनी में कोई कमी रह गई हो तो बता दें तो हम पूरी करेंगे। तत्कालीन कॉलोनी के अध्यक्ष ने ये कहा था। लेकिन नगर निगम ने सन 2000 से 2005, 6, 7, 10 अभी 17 तक ना तो इंस्पेक्शन कराया, ना कॉलोनी को कमी बताई उस समय कि ये कमी है पूरी करो तो ले सकते हैं। तो नगर निगम ने जो है कोई काम नहीं किया और इस कॉलोनी में सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। बिजली की समस्या है, पानी की तो है ही समस्या। ये सब समस्याओं से ये जो है कॉलोनी ग्रसित है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़क की है, बड़ी बड़ी गड्ढे हो गए सड़कों में और रात में डर लगता है, महिलाओं का निकलना मुश्किल है। और नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स बराबर रेगुलर रूप से कॉलोनी जमा कर रही है, 100% लोग जमा कर रहे हैं। तो इन कॉलोनी की समस्या कोई सुविधा है इस समस्या कॉलोनी को नहीं दी जा रही। और अवैध निर्माण की शिकायत कई कर दी, जन सुनवाई में कर दी 3 बार हमने। बैरागढ़ से संजना प्रयाणी की। बैरागढ़ रेलवे फाटक के समीप ओवरब्रिज निर्माण के लिए जल्द ही लोक निर्माण विभाग फिजिकली रिपोर्ट तैयार करेगा। सोमवार को इलाके की नपती की गई। ओवरब्रिज निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक दौलत सिंह चौहान के अनुसार ओवरब्रिज निर्माण तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। समिति ने इस संबंध में अदालत में याचिका भी दायर कर रखी है। समिति लंबे समय से ब्रिज निर्माण के लिए जन आंदोलन चला रही है। हाल ही में रतलाम रेल मंडल ने कास्ट शेयरिंग के आधार पर ब्रिज निर्माण की अनुमति दी है। इसी सिलसिले में PWD नए सिरे से रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं सकल वाल्मीकि पंचायत का सरपंच हूँ। मेरा नाम है अशोक कुमार भगवानिया। इस ब्रिज से कम से कम मेरी 45 साल की उम्र हो रही है। जब से मैं देख रहा हूँ इस ब्रिज पे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। कभी रात बिरात निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं, तो आए दिन जब ब्रिज बंद रहता है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हाँ बंद रहता है। बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। कोई लेडीज़ को लाते हैं, डिलीवरी का है, कोई बीमार है या और भी कई समस्या है, बहुत दिक्कत होती है। एक बार की बात बताऊँ मैं आपको, मैं अपने बड़े ब्रदर को लेके आ रहा था। ये ब्रिज बनता, मेरा ब्रदर जहाँ तक आया और वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई साधन नहीं, कोई अंडर ब्रिज नहीं है, ओवर ब्रिज नहीं है। शासन प्रशासन से मांग करते हैं, हर बार मांग करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। सबसे बहुत पीड़ा थे, इतनी पीड़ा होती है बहुत ज़्यादा लोगों को, और सबका आना जाना निकलना यही है। संतनगर के लोग भी आते हैं, पूरे सब आते हैं, यही निकलते हैं, सब आते हैं, शव यात्रा वगैरह लेके आते हैं। कभी कभी इतनी दिक्कत होती है, शव यात्रा निकलने में भी दिक्कत होती है।
शव यात्रा लेके आते हैं, ब्रिज बंद रहता है, डेड बॉडी रखी रहती है, लोग खड़े होते हैं बॉडी को लेके। बारिश गिरती तब ब्रिज बंद रहता है, गर्मी होती तब बंद रहता है। तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आप मीडिया के माध्यम से कि इस ब्रिज के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, या तो अंडर ब्रिज बनाया जाए या ओवर ब्रिज बनाया जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये तो ओवरब्रिज का देखो, शासन के जो शासन में बैठे कर्मचारी और अधिकारी वाले, ये क्या है, सब लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को गुमराह करते हैं। एक तरह जनप्रतिनिधि इतने भावुक, इतने जागरूक नहीं कि वो अपनी मांग सही तरीके से रख सके। नहीं तो ये आज से 6-7 साल पहले 2006-7 में ही अंडरब्रिज बनकर निर्माण होकर इसको और बैरागढ़ की जनता को इसका लाभ मिल सकता था। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग इतने मतलब जागरूक और इतने वो नहीं है, अपना काम निकालते हैं, उसके बाद वो कब छोड़ देते हैं। मैं पिछले 11 वर्षों से रेलवे अंडरब्रिज ओवरब्रिज की मांग को लेकर संघर्षरत हूँ और मैंने कई बार धरना प्रदर्शन विज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कराता हूँ, कर्मचारियों अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराता हूँ। अभी हाल ही में मैंने 22 जून 2015 को लेकर रेल रोको आंदोलन भी किया था, और उसके बाद भी जब ये नहीं बना तो फिर मैंने लास्ट में जाके माननीय न्यायालय की शरण ली, और 14 सितंबर 2016 को मैंने माननीय न्यायालय में प्रकरण पिटीशन दायर करी, और 20 नवंबर 2000 को उसकी सुनवाई मतलब हुई, और 20 नवंबर को ही नोटिस जारी हुई मध्य प्रदेश सरकार, DRM रतलाम और लोक निर्माण विभाग भोपाल और कलेक्टर भोपाल के नाम से। अब वो लोग हरकत में आए हैं जवाब दें। तो हालांकि ओवरब्रिज निर्माण मतलब ओवरब्रिज निर्माण बनाने को DRM रतलाम है वो तैयार है, शेयरिंग कास्ट के आधार पर उन्होंने मुझे लिखित में दिया है कि भाई हम बनाने को तैयार हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग अपना हिस्से की राशि मध्य प्रदेश सरकार जमा नहीं कर पा रही है, और इसकी वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है। तो पहले जहाँ से उन्होंने किया है रेलवे वालों ने, तो वो बैरागढ़ के प्लेटफार्म से 800 मीटर की दूरी पर उज्जैन की तरफ ये बनाने का मतलब उन्होंने प्रस्ताव बनाया है, और उन्होंने राशि जो इकट्ठी करी है वो भी 28 करोड़ रुपए उसकी राशि रखी है, व्यय राशि, और 13 करोड़ रुपए इन लोगों से मांग कर रहे हैं। तो ये लोग राशि भी अभी देने में आनाकानी कर रहे हैं, अभी लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने माननीय न्यायालय में लगाई। अब न्यायालय ने उनको भी आगे आने वाले शुक्रवार को, यही 10 फरवरी की दी है डेट, और 10 फरवरी को इनको जवाब देना है 10 फरवरी तक। तो इसकी वजह से अब ये कल फिर आए थे वहाँ पर, नपती दोबारा कर गए कि भाई यहाँ से फिजिबल होगा कि नहीं होगा। पहले एक बार फिजिबल मतलब नपती लिए रेलवे वालों ने, तो रेलवे वालों ने यहाँ से मतलब फाटक रोड से फिजिबल नहीं माना है, उन्होंने आगे से रिपोर्ट बना पेश करी है, उसके दस्तावेज मेरे पास पड़े, कोर्ट में भी लगाए मैंने। तो फिर इन्होंने दोबारा अधिकारियों ने प्रेशर दिया है कि भाई यहाँ से एक बार और नापती करके आओ। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। नगर उदय अभियान के तहत बैरागढ़ के दशहरा मैदान में 8 फरवरी को बड़े स्तर पर हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड 6 तक 80 से 85 तक कुल 12 वार्डों के 9000 से अधिक हितग्राही भाग लेंगे। बैरागढ़ दशहरा मैदान का विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। शर्मा ने मैदान को समतल करने एवं मंच को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त प्रदीप शर्मा, जॉन अध्यक्ष दीपा नरेश वासवानी व स्थानीय पार्षदगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी ने पहले ग्राम उदय अभियान चलाया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर उदय अभियान चलाया, और नगर उदय अभियान के तहत हमने सभी नगर पालिकाएं, सभी नगर पंचायतें, सभी नगर निगमों में हमारा अभियान चला। एक एक अधिकारी कर्मचारी हितग्राही के द्वार द्वार पर गए, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या उनके गरीबी रेखा के कार्ड बने कि नहीं बने, क्या उनके श्रम के कार्ड बने कि नहीं बने, क्या उनके घर में पक्की लेटरिन बनी कि नहीं बनी, क्या उनको पट्टे के सर्वे हुए कि नहीं हुए। इस तरह की 10-15 योजनाओं को लगातार सर्वे हमने कराया, उन हितग्राहियों की सूचीबद्ध किया गया है, उनके हमने कार्ड बनवाए हैं, उनको उनके घरों में लेटरिन बनवाई है। इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, गरीब कल्याण की योजनाएं, वो सारी योजनाओं को हमने मूर्ति रूप देने का काम किया है। 8 तारीख को ये सारे हितग्राही यहाँ पर हमारे 12 वार्डों के हितग्राही दशहरा मैदान संत हृदयराम नगर में इकट्ठा होंगे, और यहाँ पर 9000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, उनको लाभ दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि गरीब का कल्याण, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है।
यही दीनदयाल उपाध्याय जी का सत्य संदेश है और इस संदेश को लेकर हम गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थात शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण सब गरीबों के उत्थान के लिए रोज काम कर रहे हैं। गरीब अपने पैरों पर खड़ा होगा अर्थात हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश भी मजबूत होगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें डांस, नाटक एवं अनेक रंगारंग कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम में बच्चियों द्वारा एक बेटी बचाओ अभियान के तहत एक नाटक भी किया गया, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या का जिक्र किया गया एवं कुछ दिन पहले हुई प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण भी बच्चियों को किए गए। बच्चों का वार्षिक उत्सव समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 दिवस से बच्चे जो है अलग अलग गतिविधियाँ चल रही थी, खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, उन सबका पुरस्कार वितरण भी किया गया है, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई का डर खत्म हो। परीक्षा से पहले मैं हमेशा हर वर्ष जो है इस तरह की गतिविधियाँ कराती हूँ, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनका माइंड फ्रेश हो जाए, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसी तारतम्य में मैंने ये इसका आयोजन किया है, इसमें जो इसके आर्मी ऑफिसर हैं श्री चंदानी जी को बुलाया गया था एवं दिलीप चंदानी जी को बुलाया गया था एवं शासकीय विद्यालय के प्राचार्य को बुलाया गया था। सभी द्वारा सभी ने उत्साह से हमारे विद्यालय के इस आयोजन में भाग लिया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कटनी जिले के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती 3 नवजात की मौत हो गई है। परिजनों ने यहां आरोप लगाया है कि जब डॉक्टर की इच्छा होती है तभी अस्पताल आते हैं और परिजनों को अस्पताल में शिशुओं से मिलने नहीं दिया जाता। हम आपको बता दें कि 24 घंटे गहन चिकित्सा इकाई में डॉक्टरों की ड्यूटी रहती, कॉल करने पर भी डॉक्टर अस्पताल पहुंचते हैं। 3 नवजात की मौत में एक रामविंद सिंह रहने वाली सलैया पिपरिया तहसील बोहरीबंद, गीताबाई चौधरी पथराई पिपरिया तहसील सिलबंद, यह महिला सूरदास है। दोनों महिलाएं बोहरीबंद विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। दोनों प्रसूति महिलाओं की सलीमाबाद हॉस्पिटल में बच्चियों का जन्म हुआ था, जिसको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, जिनकी आज सुबह लगभग 4 बजे नवजातों की मौत हो गई। वहीं कटनी साउथ स्टेशन में नर्मदा एक्सप्रेस के कोच नंबर S4 में बाथरूम के पास 2 दिन पूर्व एक बच्ची मिली थी, जिसे कटनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसकी आज सुबह मौत हो गई। जिला अस्पताल में 3 नवजातों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो वह भी उपलब्ध नहीं हुए और तो और मीडिया को कवरेज करने से भी रोका गया। कटनी मुड़वाड़ा विधानसभा संदीप जायसवाल को जब 3 नवजात की मौत की खबर लगी तो वे अपने क्षेत्र में प्रोग्राम छोड़कर जिला अस्पताल पहुंचे। विधायक संदीप जायसवाल के पहुंचने की खबर लगते ही सिविल सर्जन उमेश नामदेव पहुंच गए। विधायक और मीडिया कर्मी के सामने सिविल सर्जन उमेश नामदेव ने 3 नवजातों की मौत होना स्वीकारा, परंतु सिविल सर्जन ने अस्पताल का बचाव करते हुए कहा कि कमजोर बच्चे पैदा हुए थे। कमजोर पैदा हुए तो क्या इलाज में लापरवाही होगी? इस सवाल पर सिविल सर्जन मौन धारण किए रहे। वहीं 4 दिन पूर्व आस्था जैन को डिलीवरी के लिए व्हीलचेयर में बैठा कर रखा गया था, जिसमें प्रसूति को तकलीफ उत्पन्न हो गई और जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने डिलीवरी के पूर्व बोल दिया कि बच्चा मर गया। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने जीवित बच्चे को जन्म दिया। इस पर भी विधायक संदीप जायसवाल ने कलेक्टर को भी अवगत कराया है, जिसमें कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने परिजनों की शिकायत पर अस्पताल के सीसी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, जहाँ तक पहली बच्ची का सवाल है, अभी करीब 27 या 28 तारीख को GRP थाने कटनी स्टेशन से किसी कांस्टेबल का फोन आया कि साहब यहाँ पर एक नवजात शिशु मिली है, उसको आप यहाँ अपने हॉस्पिटल बुलवा लीजिए, कोई गाड़ी भेज दीजिए। मैंने तुरंत कॉल सेंटर फोन किया कि एक गाड़ी भेजो स्टेशन। उसके 5 मिनट बाद ही, इसके पहले की गाड़ी हमारे यहाँ से निकलती, एक किसी मैडम का फोन आया कि वो हम चाइल्ड लाइन से बोल रहे हैं, हम गाड़ी को हम खुद ही लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ले आइए। बच्ची यहाँ लाई गई और उसको एडमिट कर लिया गया। मेरे ख्याल से आधे घंटे से भी कम में, 15 मिनट भी ना हुए होंगे, आई है यहाँ एडमिट करके उसका मैनेजमेंट यहाँ
हमारे नवजात गहन चिकित्सा इकाई में प्रारंभ हो गया था। मैंने पूरी खबर ली अपने डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि ये करीब 30 हफ्ते की है, जबकि 40 हफ्ते में अपन नॉर्मल बोलते हैं फुल टर्म। तो 30 हफ्ते की है, 28-30 हफ्ते की है बच्ची। उसका वजन भी कम है और क्रिटिकल है। क्रिटिकल यानी सीरियस है। हमने कहा अपनी तरफ से आप बेस्ट पॉसिबल कीजिए। इसके बारे में, बच्ची के बारे में फोन किया। कलेक्टर साहब ने खुद वर्बली कहा था कि डॉक्टर साहब उसको देख लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बाय ऑल मीन्स सर। सर ये 2 बच्चे और कैसे? ठीक है, ये तो पहली बच्ची को हो गया। उसको फिर झटके वगैरह आने लग गए थे जो रेलवे स्टेशन से आई थी। ऐसा लगता है कि उसको ठंड वगैरह लग गई थी। किन्हीं ने तो ये भी कहा कि ये बाथरूम में मिली है। तो किसी भी तरह का उसको इंसल्ट तो हुआ है बच्ची को। ये पहली बच्ची का है। दूसरी बच्ची जुड़वा पैदा हुई थी। इसको हम 4-5 दिन से अपने पास रखे हुए थे, अपने गहन चिकित्सा केंद्र में जो नवजात शिशुओं का होता है। उसका वजन तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, यानी नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 किलो होता है कम से कम, ज्यादा के भी होते हैं बच्चे। इसका वजन 1150 ग्राम ही था, मतलब कम से भी बहुत कम। नॉर्मल वेट, लो बर्थ वेट और फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो ये एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट की थी और बहुत पहले पैदा हो गई थी। 40 हफ्ते जब पूरे हो जाते तब उसको बोलते हैं अपन फुल टर्म। ये करीब 28 हफ्ते की थी, 26-28 हफ्ते की थी बच्ची। सीरियस चल रही थी, बल्कि इसकी जो दूसरी वाली बच्ची है वो जो जुड़वा है वो ठीक है, हमारे पास अभी भी है। इस तरह से उसको हम नहीं बचा पाए और बहुत कठिन होता है कि ऐसे बच्चे फिर उभर कर आए। तीसरी बच्ची है, वो भी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट थी। वो बाहर से लाई गई थी हमारे हॉस्पिटल में। वो भी क्रिटिकल कंडीशन में ही आई थी। प्री टर्म थी, यानी समय से पहले पैदा हो गई थी। करीब वही 28 हफ्ते की करीब थी। उसको भी बचाने की कोशिश की है, नहीं बचा पाए। इस तरह से है। देखिए, मुझे 2 माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई। एक तो खरे जी आपके माध्यम से फोन आया और दूसरा 2 बच्चों की मृत्यु है। मैं जब चैम्बर में बैठा था तो उसमें उन्होंने बताया कि वजन कम था, समय से पहले डिलीवरी थी और अत्यधिक वजन कम था, इस कारण हुआ है। 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है मरीज का, जो मरीज अपनी बात कहता है। एक पक्ष होता है डॉक्टर्स का, चिकित्सालय के जो चिकित्सक कहते हैं। अब कौन कह रहा, गलत कह रहा, कौन सही कह रहा है, ये तो जब कोई शिकायत आए, उसकी जांच हो विधिवत, तो उसमें सामने आ सकता है। लेकिन शिकायत नहीं हुई है, इसका मतलब ये सब अगर हो रहा है तो वो चलता रहेगा, वो मैं नहीं होने दूंगा। अब इन तीनों प्रकरण की शिकायत मैं खुद करूंगा और मैं खुद इसकी जांच करवाऊंगा। आप लगातार अस्पताल का दौरा करते हैं। बिल्कुल करते। आप देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में बद से बदतर स्थितियां हैं, मरीज परेशान होते हैं। आप सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, इस पर अग्रिम कार्रवाई क्या करेंगे आप? देखिए, जब तक कोई दोष सिद्ध नहीं होता, जैसा कि आपने कहा, मुझे तो रात को 3-3 बजे तक यहाँ बैठना पड़ता है। ड्यूटी डॉक्टर्स के व्यवहार से मैं भी खुश नहीं हूँ कई बार, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है केस की अधिकता के कारण, डॉक्टर्स की कमी के कारण व्यवहार में एक स्वाभाविक बदलाव होगा। ये उस नाते मुझे लगता है कि अब एक नया विवाद खड़ा करके जो बाकी मरीज भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो? वरना फिर यह है कि जनप्रतिनिधि कुछ बोल देगा तो पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों में छपेगा कि अभद्रता हुई है, फिर अभद्रता भी चलने लगती है। कल सारे डॉक्टर्स खड़े हो जाएं कि भाई डॉक्टर्स के साथ अभद्रता हुई। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पहले चल जाएगा। एक के ऊपर तो मामला भी कायम हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि अंत में ये होगा कि इनने भी अभद्रता की। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपनी उपस्थिति से दबाव बना के जितना सक्षम है काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर जनता भी शिकायत करने से पीछे हटेगी, हो सकता है 1-2 शिकायतों पर कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शिकायत करना छोड़ दें। लेकिन वो नहीं करेंगे। आज ही मैं लेटर लिखूंगा और मैं विधानसभा में भी इसका प्रश्न लगा के इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं अपनी पूरी भूमिका निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से निभाऊंगा और जांच के अगर जो भी परिणाम आएंगे वो आपको बताऊंगा। उसमें जो कमी आप बताओगे तो उसकी भी दोबारा जांच कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक जांच रिपोर्ट आ गई तो सब कुछ सही है, लेकिन रिकॉर्ड जो मरीज की फाइल होती है,
जब आप लोग सब किया करें तो पहले मरीज की फाइल तो सही कर लिया करें कि उसमें बाद में कुछ लिख ना दिया जाए। कटनी मध्य प्रदेश से यश खरे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थन में उत्तराखंड से आए सुरेश गंगवार ने लोगों से मुलाकात की और जितिन को जिताने की अपील की। सुरेश गंगवार ने कहा कि हम यहां अपने रिश्तेदारों और मित्रों से जितिन को जिताने की अपील करने आए हैं और तिलहर विधानसभा के विकास के लिए जनता को उनको जिताना होगा। जितिन की क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। देखिए, मेन रणनीति है हमारे, हम माननीय जितिन प्रसाद जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके चुनाव में विशेषकर रूप से हम लोग आए हैं और जितिन भाई का झंडा लहराए, वो अधिक से अधिक मतों से यहाँ से विजयी हों। इस नाते हम लोग यहाँ हैं कि क्षेत्र में जो भी हमारी रिश्तेदारी, जो हमारे संबंध यार दोस्त हैं, सबसे अपनी रिक्वेस्ट करें और मेन हमारा जितिन भाई पे फोकस है। आज जैसा कि यहाँ पर बाबा साहब का परिवार कोई नया परिवार नहीं है, पूरी दुनिया उनको जानती है कि बाबा साहब का परिवार कितना महत्वपूर्ण परिवार है और जितिन भाई उन्हीं में से, उन्हीं परिवार का एक हिस्सा है। तो एक तरफा है मेरे हिसाब से, जितिन भाई को कोई रोकने वाला है नहीं और एक तरफा सीट जीते। क्षेत्र में जरूर विकास होगा, तिलहर विधानसभा में जरूर विकास होगा, मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूँ। जहाँ जितिन वहीं जितिन ने कहा है कि प्रदेश में गठबंधन की 250 सीट से ज्यादा आएंगी और अन्य को 50 सीट ही मिलेगी। भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। भाजपा ने जो वादे किए हैं उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया और अखिलेश ने युवाओं को लैपटॉप दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं। जनता से कहा, भाजपा ने उनको कॉपी किया, उसके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। इस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी गठबंधन की और बाकी पार्टियां 50 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। उन्होंने हद कर दी, इतनी बड़ी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए एक निवेश की योजना अपने घोषणा पत्र में दी जहां के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके, बल्कि उल्टा कहा कि कर्जा माफ करेंगे। अरे भारत सरकार उनकी क्यों नहीं किया अभी तक कर्जा माफ? कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया और आगे भी कहा है कि 10 दिन के अंदर सरकार बनने के उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करेगी। दूसरा जो नकल भाजपा ने की है, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप्स दिए युवाओं को जुड़ने के लिए दुनिया से, कनेक्ट इंटरनेट, और आगे कहा है कि स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे, वो भी भाजपा ने नकल की है। उनके पास कोई नई चीज़ नहीं है। जो उनके पास था, उन्होंने 2014 में बड़े बड़े वादे किए, वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए जनता के और अब वो बिल्कुल हताश हैं। कोई उनके पास विजन नहीं आगे जनता के लिए, कुछ देने को नहीं। अगर कर्जा माफ उन्हें करना था तो पहले करके दिखाते, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं की है। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। पगड़ी, जिसे आज भी ग्रामीण इलाकों में इज्जत की नजर से देखा जाता है। कहा जाता है कि जिसकी पगड़ी उछल गई उसका सब कुछ चला गया, यानी आज भी पगड़ी इज्जत की एक पहचान है। आज जनपद में भी हमारे ऐसे बुजुर्गों का सम्मान पगड़ी बांध कर किया गया। यह सम्मान बिहार के झुमरवाड़ से विधायक रहे गद्दन यादव के पुत्र करतार यादव ने किया और बुजुर्गों की आरती भी उतारी। सियासती माहौल के चलते ऐसे सियासती माहौल में सभी राजनेता दल अपने वोटरों को वोट लेकर जीत हासिल करने के लिए मनाने में लगे हैं और 5 साल राज करते हैं, लेकिन अपने वोट को इस दरमियान भूल जाते हैं, उनकी इज्जत तक नहीं करते। लेकिन आज जनपद गाजीपुर में के दिलदार नगर में एक अलग नज़ारा देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन सबका सर एक रंग से रंगा नजर आया। जैसे ही आज यहाँ न कोई हिंदू न कोई मुसलमान बल्कि सब इंसान नजर आ रहे थे। इस कार्यक्रम में एक ओर जहाँ हर हर महादेव के नारे लग रहे थे तो दूसरी ओर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। इस सम्मान पर अपनी सहमति बुजुर्गों ने दी और इन सभी को एक रंग में रंगने का काम किया बिहार के डुमरवाड़ के विधायक गद्दन यादव के पुत्र करतार यादव ने। उन्होंने एक सभी को सियासती रंग में नहीं बांधा, बल्कि हमारी जो आदिकाल से चली आ रही परंपरा बुजुर्गों के सम्मान के तहत की जाती है, वही उन्होंने किया। बुजुर्गों का सम्मान पगड़ी के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन बुजुर्गों को पगड़ी बांधी गई। गाजीपुर से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट।